आकृति आ गई, आयुषी आ गई, विक्की आ गया, देवेंद्र, अभिषेक, प्रतीक। चलो बहुत बढ़िया। देखो धीरे धीरे इसको अपन किस पे लेके जा रहे हैं, धीरे धीरे इसको ऑनलाइन अपन लाइव क्लासेस पे लेके जा रहे हैं। अच्छा, मेरी आवाज़ और मैं आपको स्पष्ट दिखाई सुनाई दे रहा हूँ ना? चलिए, हम क्या कर रहे थे, भुगतान संतुलन कर रहे थे, और भुगतान संतुलन में हमने कैपिटल अकाउंट के बारे में चर्चा करना स्टार्ट किया था। देखो एक बात का ध्यान रखना, प्रतीक, आयुषी, विक्की, रणधीर, मोहित, मैं बेसिकली कैमरा तो मेरा सामने है, ठीक है, स्क्रीन तुम मुझे यहाँ देखते हो, तो मेरी आई कांटेक्ट में ना अभी दिक्कत आएगी, तो उस पर बियर कर लेना। ठीक, देखो हमने क्या किया था, भुगतान संतुलन स्टार्ट कर दिया था। इसके अंतर्गत हमने करंट अकाउंट के बारे में पढ़ लिया था, कैपिटल अकाउंट हमने पढ़ना शुरू किया था। कैपिटल अकाउंट के दो पार्ट हमने देखे थे। एक पार्ट तो हमने देखा था लोन अकाउंट, और दूसरा पार्ट हमने देखा था नॉन लोन अकाउंट, ये हमने देख लिया था, ठीक है। अच्छा, लोन अकाउंट में हमने कौन कौन से पार्ट देखे थे? आवाज क्लियर आ रही है ना विक्की, आयुषी? हाँ, मुझे बताते चलना मुझे। ठीक है, ठीक है, हाँ। देखो इसमें हमने लोन अकाउंट में तीन चीजें देखी थी। एक हमने देखा था एक्सटर्नल असिस्टेंस, मतलब बाह्य मदद जो ली थी। एक हमने देखा था ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग हमने देखा था। तीसरा हमने एक देखा था आपके, दो ही समझ लो, क्योंकि तीसरा पार्ट हमने कैपिटल अकाउंट में लेके चले गए। एक्सटर्नल असिस्टेंस और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग हमने दोनों देख लिए थे। अब हम बात करेंगे नॉन लोन अकाउंट की। किसकी? नॉन लोन अकाउंट की, गैर ऋण खाते की बात करेंगे आज। गैर ऋण खाते में क्या आते हैं आपके? फॉरेन इन्वेस्टमेंट आते हैं। क्या आते हैं? फॉरेन इन्वेस्टमेंट आते हैं। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में प्रमुख दो आपके बिंदु आते हैं। एक तो आता है आपका FII, एक आता है आपका FDI। क्लियर है ना? अच्छा, जो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना, इसमें दो चीजें हम देखेंगे। क्या? इसमें भी दो पार्ट देखेंगे। हाँ प्रतीक, रणधीर, हाँ बोलो भैया। ठीक, ठीक है, ठीक है। देखो, एक हम FI देखेंगे, एक अपन सिंपल FDI देखेंगे। FDI के भी दो पार्ट हमें देखने को मिलते हैं। एक तो बोलते हैं ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट और एक बोलते हैं ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, ये हमें करना है। बेसिकली हम क्या करेंगे, हम नॉन लोन अकाउंट का ये वाला पार्ट आज समझेंगे। क्लियर? FII के अंतर्गत देखेंगे, एक तो क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह देख लेंगे। FDI में अंदर ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, FDI और FII का अंतर भी हम समझेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे किसी देश के अंतर्गत FII की कितनी भूमिका रहती है विकास के अंतर्गत, या हमारे लिए FDI महत्वपूर्ण है या FII महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। क्लियर? आयुषी, वैसे सेज जो बेटा मैं बता दूंगा, सेज जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पे डिटेल भेजी थी, आई थिंक वो सफिशिएंट थी। कुछ नहीं होता, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए एक अलग से जोन बना दिया जाता है। उस जोन में आपके कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और अन्य प्रकार के टैक्सों में भरपूर रिबेट मिलती है। समझ गए? वो अन्य आपके जितने भी बिजनेस के जोन्स होते हैं उनसे डिफरेंट काम करता है। और सेज का एस्टेब्लिशमेंट इसलिए किया जाता है कि वहां से एक्सपोर्ट को हम बढ़ा सके। हम डोमेस्टिक मार्केट को ओरिएंटेशन करके सेज नहीं डेवलप करते हैं। क्लियर? अभी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में हम देखेंगे, इसकी आप थोड़ी सी हिस्ट्री देख लो कि भैया हमारे यहाँ पे देश में ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट कब कैसे आना स्टार्ट हुआ और हमारे देश में क्या गति रही फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। एक बार आप यदि वो इतिहास समझ जाओगे ना, तो तुम्हारे लिए काफ़ी चीज़ें सरल हो जाएगी। देखो, इसके मोटे मोटे 5 फेजेस रहे हैं। हम एक एक फेज को लेके चलते हैं। आप जब नोट्स बनाओ ना, तो क्या करना, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे 5 फेजेस बना लेना। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड,
फोर्थ, फिफ्थ, 5 फेजेस आप समझ जाओगे ना, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की आप इतिहास से रूबरू हो जाओगे कि भैया हमारे देश आज़ाद हुआ उसके बाद कब कब फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ना चाहिए, कब हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट अधिक आता। तो आज जो हमारी विकासशील अर्थ देश की अर्थव्यवस्था है वह कितनी हो सकती थी और अभी वर्तमान में कितनी, ये सारा आप इन फेजेस को समझने से आकलन कर पाओगे। क्लियर? चलो पहला फेज देखते हैं। आप खुद अंदाजा लगाओ, भारत जब आज़ाद हुआ 47 में, तो हमारा फेज तो आज़ादी के बाद ही इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी स्टार्ट हुई। उससे पहले तो हम औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत व्यापार करते थे। जो हमारा फर्स्ट फेज है वो इफेक्टिवली स्टार्ट हुआ था 1950 से लेके 1967 तक। क्या 1950 से लेके 1967 तक? क्या वीडियो चले गया? क्या ऑडियो आ रहा है? मैं आपको दिखाई सुनाई दे रहा हूं क्या? मेरी स्क्रीन पर ये माइक बना हुआ क्यों आ गया? हीना नमस्ते। ठीक है, तो हम बात करते हैं 1950 से लेके 1967 की। हमारा देश आज़ाद हुआ और उससे पहले, आज़ादी से पहले हमारे यहाँ पर कौन हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी संभालता था? देखो वैसे तो औपनिवेशिक शासन था हमारे भारत में, लेकिन जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी संभाला करती थी। और आप जब देखेंगे कि 1857 का जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसके बाद बाइफिकेशन हो गया था, ठीक है ना। काफ़ी कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन की जो संसद थी उसने शक्तियाँ छीन ली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के कई अधिकार ले लिए गए थे और बाद में वो एक मात्र इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने की ताकत उनको भारत के अंतर्गत दी गई थी, उसके अलावा उसको और कोई ताकत नहीं दी गई थी, ठीक है ना। तो 1950-67 में क्या हुआ, जैसे ही देश आज़ाद हो, हमारे यहाँ तो ऐसा कोई स्टेब्लिशमेंट था ही नहीं। तो 1950 से 67 के बीच में औपनिवेशिक अनुभव होने के कारण हमारे यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना या इसकी पॉलिसी बनाने के लिए कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी। मतलब कि 67 तक तो हमारी हालत बड़ी खराब थी। अच्छा अब ये देखो, आज़ादी के बाद की सिचुएशन तो ये, इसके बाद की सिचुएशन देखो हमारे भारत की, आपको जानकर बड़ा शौक भी होगा। देखो हमारे देश में कुछ बड़े इवेंट हुए थे, इसके बाद एक एक करके इवेंट बताता हूँ, आपको स्थिति समझ में आने लग जाएगी। 1962 मैं लिखता जाता हूँ, आप मुझे बताना 1962 में हमारे देश में क्या हुआ था। 1962 क्या हुआ था? विक्की को भी दिख रहा है, इंटरनेट का इशू होगा। लो एक बार इसको कंटिन्यू करते हैं ना, फिर देखते हैं क्या इशू आ रहा है। चलो 62 में क्या हुआ था मुझे ये बता दो। 62 में हमारे देश में ऐसे क्या घटना घटित हुई थी जिसने हमारी पूरी इकोनॉमी को हिला के पटक दिया था? वार हुआ था, बहुत बढ़िया विक्की। वार कौन सा हुआ था? इंडो चाइना वार हुआ था। 62 में इंडो चाइना वार हो गया था, क्लियर। अगला बताओ 1965 में क्या हुआ था? 1965 में ऐसे क्या इवेंट हुआ था हमारे देश में जिसने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को हिला के पटक दिया था 65 में? पहले तो चीन से लड़े हम, चालाक चीन से। उसके बाद किससे लड़े? नीच पाकिस्तान से में लड़े। बहुत बढ़िया आयुषी, पाकिस्तान से। अच्छा एक बार आप समझ जाओगे, देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी आप समझ जाओगे कि क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट की गति रही थी। ये मेजर इवेंट्स एक बार आप समझ गए ना, तो आपको पिक्चर बनानी आसान हो जाएगी कि हमारे देश की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को गति मिली है वो हम 1991 से क्यों बोलते हैं, और उससे पहले ऐसे क्या क्या रीज़न रहे थे कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज या फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ नहीं पाया। मेन्स में यदि तुम्हारा इस प्रकार का प्रश्न आता है कि आज़ादी से लेके 1991 तक जब न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर हमने इंप्लीमेंट किया तब तक की स्थिति बताइए कि क्या क्या ऐसे कारण रहे थे जिनकी वजह से हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम रहा। तो ये इवेंट्स आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तीसरा इवेंट बताओ मुझे। 1969। 69 नहीं, मैं पहले आपसे 66 पूछ लेता हूँ। 1966 में क्या हुआ था?
कोई बात नहीं आयुषी को दोबारा देख लेना। 1966 में क्या हुआ था ये बता दो। 1966 में क्या हुआ था? अरे भैया 1966 में हमारे राष्ट्रव्यापी अकाल पड़ा था। क्या पड़ा था? राष्ट्रव्यापी अकाल पड़ा था। अब समझना स्टार्ट करो। देखो 3 मेजर इवेंट आपने देखे 50 से 67 के बीच में जो हुए थे, और तीनों ही ऐसे इवेंट थे कि जिसके अंतर्गत भैया कोई भी विदेशी हमारे यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने नहीं आ सकता था। आकृति को दिख रहा है। चलो तो हमने क्या देखा कि भैया ये जो हमारा फर्स्ट फेज था 50 से लेके 67 का, इस 50 से लेके 67 के फेज में हमने 3 ऐसे ड्रास्टिक इवेंट झेले कि जिससे भैया विदेश से कोई क्यों हमारे देश में पैसा लाके इन्वेस्टमेंट करेगा, कर ही नहीं सकता। 62 में इंडो चाइना वार, 65 में पाकिस्तान के साथ वार, 66 में राष्ट्रव्यापी अकाल पड़ा था। हमारे भारत में जो ड्रास्टिक अकालों में से एक अकाल ही पड़ा था 66 में। क्लियर आकृति? ठीक है। अब आप समझो, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी समझना स्टार्ट करो। और 1969 में क्या हुआ था? 1969 में क्या हुआ था? इसरो की स्थापना। अरे इसरो की स्थापना तो अच्छी चीज है, इससे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। मैं बात कर रहा हूं कि समस्याओं की, जो मेजर इवेंट थे जिनकी वजह से 62 से लेकर 67 में हमें बड़ी दिक्कत रही थी। 62 से लेकर 67 में हमें बड़ी दिक्कत रही थी। 69 का और बता दो, फिर मैं अगले फेज पे चलता हूं। देखो 69 में नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये 3 कारण ऐसे थे जिनकी वजह से 50 से 67 के बीच में हमारे यहाँ पे कोई एफडीआई की पॉलिसी नहीं बन पाई, ना हमारे यहाँ पर विदेश से आके किसी ने पैसा इन्वेस्टमेंट करने की सोची। क्लियर? सेकंड फेज में चलें। 1950 से 1967 फर्स्ट फेज हमने देखा। अब देखो भैया 1967 से लेके 1980 तक का काल देखते हैं। अब आपने 3 इवेंट तो देख ही लिए थे। 62 का इवेंट आपने देखा, 65 का आपने इवेंट देखा, 66 का आपने इवेंट देखा। अब भैया 66 के बाद 69 में राष्ट्रीयकरण भी आपने देखा। देखो एक बात समझो, किसी भी देश में अगर नेशनलाइजेशन की प्रक्रिया ज़्यादा जोर होगी ना, या ज़्यादा जोर पकड़ेगी, तो विदेश में कोई भी देश वहाँ पर आके काम करना नहीं चाहेगा। वो घबराएगा कि भैया तुम तो जब चाहते हो जब उसका नेशनलाइजेशन कर दे हो। जैसे बैंक का आपने नेशनलाइजेशन कर दिया, मैं वहाँ पर आके धंधा करना शुरू करूँ, समोसे बेचना स्टार्ट करूँ, और आप तो बोलो आज से समोसे बेचने वाली सारी दुकानें बंद, आज से सारे समोसे हम बेचेंगे, तो क्या मैं ऐसे देश में जाके इन्वेस्टमेंट करना चाहूँगा कि नहीं करना चाहूँगा? ये मेजर सेटबैक्स थे हमारे देश के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं 1969 का नेशनलाइजेशन भी हमारे लिए बहुत आवश्यक था। आप देख ही रहे थे क्या इवेंट्स हुए थे, किसानों तक लोन सब्सिडी वगैरह हम पहुंचा ही नहीं पा रहे थे। क्लियर? चलो अब देखो 67 से 80 के बीच के इवेंट देख लो। 1969 में हमने देखा बैंकों का नेशनलाइजेशन। अच्छा, इसके दौरान कोई बड़ी और ड्रास्टिक इवेंट हुए थे क्या? 67 से 80 के बीच में और क्या ड्रास्टिक इवेंट हुए थे? देखो अब आप देखते जाओ। 67 1970 में क्या हुआ था मुझे बता दो। 1970 में क्या हुआ था? अरे भैया 1970 में प्रीवी पर्स की समाप्ति हुई थी। आप अगर इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, सॉरी हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, तो प्रीवी पर्स के बारे में आपको विषय जरूर ध्यान में होगा। प्रीवी पर्स की समाप्ति हुई थी। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, ये प्रीवी पर्स स्टार्ट कब हुआ था? ये प्रीवी पर्स स्टार्ट कब हुआ था? किस घोषणा के द्वारा प्रीवी पर्स स्टार्ट हुआ था? प्रीवी पर्स बेसिकली जो हमारे राजा महाराजा थे उनसे एसोसिएट था। एक तरीके से पेंशन बांध दी थी कि भैया राजाओं को अंग्रेजों ने बोल दिया था अब जाके टैक्स कलेक्शन नहीं कर सकते, हर महीने पेंशन ले लिया करो। समझ गए? राजा जी को पेंशन दे देते थे, अपना तुम्हारा खर्चा पानी इस प्रीवी पर्स के माध्यम से चला लिया करो। किस हिस्ट्री में हमारे किस घोषणा के अंतर्गत प्रीवी पर्स को लागू किया गया था, बता सकते हो आप लोग? हाँ विक्की, पाकिस्तान भी आएगा 71 में, भारत पाक युद्ध आएगा। देखो एक इलाहाबाद घोषणा हुई थी 1858 में। ठीक है, कब हुई थी? 1858 में।
प्रिवी पर्स की घोषणा करी थी। क्यों करी थी? 57 में ये राजाओं के द्वारा कुछ हमारे देशभक्त राजाओं के द्वारा 1857 की क्रांति की गई थी और कुछ जयचंद राजाओं की वजह से वो क्रांति फेल भी हुई थी। लेकिन उन्होंने देखा कि भैया जागीरदार ये राजा जो हैं इन पर नकेल कसनी पड़ेगी। उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी करके संबल प्रदान करने से रोकने के लिए क्या किया अंग्रेजों ने? इलाहाबाद घोषणा के अंतर्गत बोल दिया अब टैक्स कलेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है, प्रीवी पर्स लगा दिया, हर महीने भैया तुम्हारी पेंशन ले जाया करो, जिसको क्या नाम दिया गया था? प्रीवी पर्स दिया था। और 1970 में क्या हो गया था? हमारे ऊपर भार था ये। आजादी के बाद राजाओं को किस बात की पेंशन प्रोवाइड करना, क्या औचित्य था? क्या उसका कोई औचित्य नहीं था। तो उन्होंने बोला ये सबसे पहले तो ये खत्म करो, देश में जो 650 राजाओं को आप ये प्रीवी पर्स पकड़ा रहे हो इसको कैंसिल करो, कुछ तो पैसा बचेगा। तो भैया 70 में प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया। क्लियर? 1971 में विक्की सिंह ने हमें बताया वही भारत और नीच पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ और इस पाकिस्तान के युद्ध में हमने पाकिस्तान को बड़ी मुंह की खिलाई और भारत इसमें विजयी रहा 1971। लेकिन देखो आप कंट्रीज देखो, इवेंट देखो, 69 में नेशनलाइजेशन, 70 में प्रीवी पर्स की समाप्ति, यहाँ पर राजाओं ने आंदोलन खड़ा कर दिया था, 71 में भारत पाक युद्ध हो गया। ऐसे सिचुएशन में विदेशों से हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ सकता था क्या? नहीं आ सकता था। अभी आगे की इवेंट्स देखो, क्लियर दिखाई दे रहा है भैया? 1974 में क्या हुआ था ये बता दो मुझे, और 1975 में क्या हुआ था? 74 में परमाणु विस्फोट हुआ था। क्या 74 में हमने क्या कर दिया था? परमाणु विस्फोट कर दिया था। एक तो युद्ध हुआ, उसके बाद फिर हमने परमाणु विस्फोट भी कर दिया। युद्ध में हम जीते भी थे। विश्व को क्या मैसेज गया? अमेरिका जैसे देशों के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तो बोला ये तो परमाणु शक्ति बनने की और वो पहुंच गए भैया। तो क्या किया उन्होंने? सैंक्शन लगा दिए कि यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, भारत में विदेशी निवेश नहीं करेगा। समझ रहे हो ना इवेंट? अच्छा 75 में क्या हुआ था? 75 में हमारे यहाँ पर इमरजेंसी लग गई थी। क्या लग गई थी? इमरजेंसी लग गई थी। अच्छा इमरजेंसी किस तारीख को लगी थी? 26 जून को लगी थी। अब आपको भैया ये इवेंट्स जानने बहुत आवश्यक थे। एफडीआई पॉलिसी कैसे बनी, क्या उसका विकास कम रहा और उसके पीछे ऐसे क्या कारण रहे थे कि हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ नहीं पाया। देख रहे हो ना आप? पहले आपने 1950 से 67 का दौर देखा, फिर 67 से लेके 80 तक का दौर देखा, और ये जो सारे आप कारण देख रहे हो ना, इनके कहीं ना कहीं हमारे देश की ऐसी एकीकरण की नीतियां रही, या यूं कह लीजिए फॉरेन पॉलिसी का इफेक्ट हमारे यहाँ पर 71 और 75 तक रहा। देखो भारत पाक का युद्ध होना, इंडो चाइना वार होना, ये सारे हमारे विदेश नीति के वह कमजोर पार्ट थे जिसकी परिणति हमें 1980 तक भुगतनी पड़ी। समझ रहे हो? चलें आगे, यहां तक क्लियर है? ये दौर समझ में आ गया? 67 से 80 तक। 75 में इमरजेंसी लगी, फिर आप जानते हो 80 तक तो कोई सवाल ही नहीं होने वाला था भैया फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने का। हीना क्लियर? आयुषी तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या अब? चलो ठीक है, अब हम पहुंच जाते हैं तीसरे दौर में। फर्स्ट फेज देख लिया आपने, सेकंड फेज देख लिया, अब तीसरा दौर देखो। इसको रब कर देता हूं। देखो भैया नोट्स वगैरह बनाओ ना तो इसको लिख लेना, ये आपके आधे पेज में इवेंट्स आ जाएंगे, लेकिन ताउम्र आपको काम देने वाले हैं इवेंट्स। खास तौर पे इकोनॉमी में भी आप उस दौर के बारे में बता सकते हो ऐसे क्या इवेंट्स हुए थे जिनसे वहाँ की परिस्थिति क्या थी। देखो अभी हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो ये इवेंट इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बात करोगे तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। यदि आप बात करोगे जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और आप देखेंगे 1960 50 से 67, फिर हमने देखा 67 से लेके 80, और तीसरा दौर आ गया हमारा 1980 से लेके 91। देखो ये जो दौर था ना 67 से 80, इसमें वैसे हमें एफडीआई की अत्यंत नीड थी। ये दौर अगर ठीक रहता है ना दोस्तों, आज हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़े हो जाते हैं। अगर ये 67 से 80 का दौर, ये 13 साल हमारे देश के ठीक निकल जाते तो। अब हम आ गए 80 से 91 के बीच में। अब 80 के भी हम कुछ प्रमुख आपसे इवेंट की बात कर लेते हैं। समझ गए? देखो हमारे देश में जो सबसे पहला फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कौन सा था? वो 1980 में आया था।
क्या मुझे बता सकते हो कि 1980 में हमारे देश में पहला फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस सेक्टर में आया था? 1980 में ये कौन सा दौर था जिसमें पहली बार भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, फॉरेन पॉलिसी भी बनी, और इसी दौर में पहली बार एफडीआई भी आया? कौन सा सेक्टर था? देखो, जो आप मारुति सुजुकी देखते हो ना, उस समय मारुति नहीं, केवल सुजुकी थी। 800 जो गाड़ी आई थी ना, सुजुकी सबसे पहले हमारे यहाँ पर आई थी, मानेसर में उसका प्लांट स्टार्ट हुआ था, और यहीं पर सबसे पहले जापान से एफडीआई आया था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। संजय गांधी की उसमें प्रमुख भूमिका रही थी, समझ गए? राजीव गांधी के भाई। कौन सा आया था 1980 में? मारुति सुजुकी में ऑटोमोबाइल सेक्टर में सबसे पहला एफडीआई आया था, और ये वही दौर था जब सबसे पहले हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए पॉलिसी बनी। क्लियर? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, समझ गए? अच्छा, इस दौर में निवेश आने से क्या क्या परिवर्तन हुए? क्रांतिकारी परिवर्तन हुए 80 से 91 के बीच में। देखो, जो हम थे ना, इस दौर में हम जब पैदा हुए तो हमने वह परिवर्तन देखा भारत की इकोनॉमी में जो शायद आने वाली पीढ़ी नहीं देखेगी। जब हमने वह भी देखा जब कंप्यूटर नहीं था बैंकों में, हमने वह भी देखा जब स्कूलों में कंप्यूटर नहीं था, लेकिन अब हमने क्या देखा? बैंकों की वह कतारें भी देखी। जब पैसा जमा कराने जाते थे तो एक एक घंटे हमें कतारों में लगना भी पड़ता था। और अगर हम अब आने वाली पीढ़ी से यूँ बोल रहे हैं कि भैया बैंक में हम पहले जाते थे, चेक जमा कराते थे, 3-3 4-4 दिन में जाके पैसे मिलते थे, तो विश्वास नहीं करेंगे। और अब बोले कैसी बातें करते हो पापा, आप अभी करो नेट बैंकिंग में, कहीं पर पैसा भेज दो। हाँ, तो यह ऐसा दौर था जिसमें एकदम से इकोनॉमिकल और राजनीतिक रूप से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, खास तौर पर हमारी कंट्री का। मतलब ये 80 से 91 में हमने वह दौर भी देखा, और जो टोटल आपके आईटी से दूर था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से दूर था, दूर संचार क्रांति से दूर था। किसी के घर में टेलीफोन होना, वो भी टेलीफोन कौन सा? लैंडलाइन टेलीफोन होना समृद्धि का बहुत बड़ा धोतक था। पूरे मोहल्ले में एक टेलीफोन हुआ करता था, और उसी पर सबके फोन आया करते थे। वह दौर भी देखा। अब आप बात करके देख लो बच्चों से कि ऐसा भी होता था, एक बार तो विश्वास ही नहीं करेंगे आपकी बात का। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चेंजेस हुए देखो। डीटीएच आया हमारे यहाँ पर, दूर संचार टेक्नोलॉजी इससे हमारी बनी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारी इसी दौर में आई, और इसी की वजह से क्या हुआ, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हुआ और साइंस एंड टेक का यूज इसमें स्टार्ट हुआ, तो क्या हुआ? फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना भी स्टार्ट हो गया। क्लियर? तो इसमें क्या क्या हुआ था क्रांतिकारी बदलाव, देख लें। देखो, इसरो की स्थापना की बात करी थी ना, अब आपके इसरो वाली चीजें रिलेट हो जाएगी। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भैया इन्वेस्टमेंट हुआ और हमने वृद्धि करी। दूर संचार में भी सबसे पहले यहीं पर सैम पित्रोदा का आपने नाम सुना है ना, राजीव गांधी के साथ मिलकर 1991 में ने दूर संचार पे काम करना स्टार्ट कर दिया था। क्लियर? और इन दोनों की वजह से क्या हुआ? कंप्यूटर वाले क्षेत्र में भी, हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई। क्लियर? और साथ ही साथ जब आपने देखा एफडीआई आई थी ऑटोमोबाइल सेक्टर में, और हमारे देश में जब देखा कि भाई यहाँ तो बड़ा बाजार है, कारों का भी बड़ा बाजार है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी एफडीआई आना स्टार्ट हो गया था। आपके ऐसे के लिए, आपके आंसरों को मैं वजन देने के लिए, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए? 80 से 90 में पहला एफडीआई आया। 1980 में वही दौर था जब पहली एफडीआई पॉलिसी बनी। पहला आपका जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया वो मारुति सुजुकी में आया। और हम देखते हैं कि इन कारणों की वजह से किन किन सेक्टरों में आपको ग्रोथ, विकास, डेवलपमेंट देखने को मिला। वह थे अंतरिक्ष, दूर संचार, कंप्यूटर और ऑटोमोबाइल। क्लियर? ये दौर भी आपने देख लिया। कौन सा दौर देख लिया? 1980 से 91 वाला। आगे चलें, यहां तक क्लियर? कोई इशू? हाँ, राजीव गांधी तो सैम पित्रोदा और राजीव गांधी दोनों दोस्त हैं, मतलब दोस्त थे, मतलब ये साथ ही इन्होंने पढ़ाई लिखाई करी थी। और सैम पित्रोदा को अमेरिका से उठा के लेके आए थे राजीव जी, बोलो चलो यार हमारे यहाँ पे दूर संचार क्रांति करनी है। तो उनका योगदान इस चीज में था, इसमें कोई दो राय नहीं। क्लियर है यहाँ तक? आयुषी क्लास चल जा रही है तुम्हारी बार बार? ठीक है, चलो अगले दौर में चलते हैं। इनके नोट्स बनाओ ना तो इसी रूप में लिख लेना इसको, चाहे क्लास दोबारा देखनी है तो देख लेना, मैं इसको YouTube पे भी अपलोड कर दूंगा।
अब आ गया 1991 के आगे का दौर, और यह दौर चला सन 2014 तक। 2014 में मोदी जी की गवर्नमेंट आई गई थी, और उसके बाद कई अन्य चेंजेस होने स्टार्ट हो गए थे। आयुषी, मुझे लगता है तुम्हारे साथ इंटरनेट का इश्यू है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं आयुषी, इसको यूट्यूब पे देख लेना, नहीं तो ऐप पर देख लेना, टेंशन मत लो। क्लियर? चलो हम फोर्थ फेज पे चलते हैं। और ये जो चौथा फेज था 91 से 2014 तक का, यह हमारे एफडीआई के लिए स्वर्ण काल कहलाता है। हमारी एफडीआई पॉलिसी के लिए और एफडीआई के लिए, दोनों के लिए स्वर्ण काल कहलाता है। समझ गए? और यह वही दौर था जिसमें हमारे देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म से स्टार्ट हुई। क्या? इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट हुए, आर्थिक बदलाव शुरू हुए। ये वही दौर था। अच्छा, आप सबने 3 वर्ड खूब सुने होंगे। एक वर्ड है क्यू, एक एल और एक पी। क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस दौर में 91 से 14 के दौर में आपने क्यू एल पी खूब सुना होगा, और जिनका हमारी अर्थव्यवस्था में नकारात्मक प्रभाव था? क्या आप मुझे बता सकते हैं क्यू एल पी क्या है? चलो मैं बता देता हूं आपको। देखो, ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट हुए ना, किन के परिप्रेक्ष्य में स्टार्ट हुए थे? ये हमारे जो इकोनॉमिक बैरियर थे, क्या थे? जो इकोनॉमिक बैरियर थे, जो बाधाएं थी इकोनॉमी की, उनके अगेंस्ट में ये बदलाव शुरू हुए थे। और ये बैरियर कौन कौन से थे? ये 3 भाई इसके सबसे तगड़े बैरियर थे। क्यू से था कोटा, एल से था अब लाइसेंस, और पी से था आपके कोटा, लाइसेंस राज और परमिट राज। क्या? कोटा राज, लाइसेंस राज और परमिट राज। 1991 से 2014 के बीच की मूवीज देखना, वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। कोटा कैसे? सबके कोटा फिक्स थे कि अगर मैं आया और यहाँ पर सपोज करो मैं कॉटन से कपड़े बनाने का काम करता हूँ, उसको एक्सपोर्ट करता हूँ, तो मेरे पे पहले कोटा फिक्स कर दिया था कि विकास जी 1000 मीटर से ऊपर आप कपड़ा बना ही नहीं सकते। कोटा फिक्स कर दिया। अरे भैया, मेरे पास कैपेसिटी है, मेरे पास विदेश का बाजार है, मुझे बनाने दो, लेकिन कोटा फिक्स कर दिया था। जब आपको कोटा फिक्स कर दिया तो क्या विदेश से कोई कंपनी आके यहाँ पर अपने व्यापार को बढ़ा पाएगी? क्या नहीं बढ़ा पाएगी? समझे नहीं? कुछ इश्यूज थे, लेकिन ये बैरियर को समाप्त कब किए? 1991 में और 2014 में। इसी को हमने क्या बोला? इकोनॉमिक रिफॉर्म होने स्टार्ट हुए, आर्थिक बदलाव होने स्टार्ट हुए, जो इकोनॉमिक बैरियर्स थे उनको दूर किया गया। अच्छा, दूसरा क्या था? लाइसेंस। हर चीज़ के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। मुझे समोसे बनाने के लिए दुकान खोलनी है, लाइसेंस लेनी पड़ेगी। मुझे कपड़े के लिए कोई फैक्ट्री खोलनी है, लाइसेंस लेना पड़ेगा। यदि मुझे कोई टॉफ़ी बनाने की दुकान खोलनी है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। मुझे कोई मशीनरी या इक्विपमेंट के हार्डवेयर से संबंधित कोई काम शुरू करना है तो मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा। मतलब हर चीज़ के लिए लाइसेंस। और उसके लिए आप देखेंगे यही वह दौर था, इससे 80 से 91 का वह दौर था जिसमें भ्रष्टाचार चरम पे पहुंच गया था। उसके पीछे कारण क्या था? ये 3 भाई थे, कोटा, लाइसेंस और परमिट। अच्छा, वैसे कोटा को हम बोलते हैं क्या है? ये मात्रात्मक प्रतिबंध कहलाता है। कैसा प्रतिबंध था? मात्रात्मक प्रतिबंध था। और लाइसेंस क्या था? लाइसेंस परमिट आपका गुणात्मक प्रतिबंध था। क्या? गुणात्मक प्रतिबंध। और यदि मैं परमिट की बात करूं तो परमिट लेना पड़ता था ना आपको हर चीज के लिए। जैसे गाड़ी का परमिट लेने जाते हो ना, इस प्रकार से आपको अनुमति भी लेनी पड़ती थी। और ये परमिट क्या था? प्रशासनिक प्रतिबंध। कैसा प्रतिबंध? प्रशासनिक रूप से आप पर प्रतिबंध था। इन 3 प्रतिबंधों को हम बैरियर मानते थे, और इन बैरियर को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक बैरियर, आर्थिक बैरियर थे। ठीक है ना? क्लियर? मतलब ये ऐसी बाधाएं थी, ऐसी आर्थिक बाधाएं थी जिन्होंने हमारे देश की इकोनॉमी को 80-91 में बड़ा चोट पहुंचाई। और 1991 से 2014 में जो हमने रिफॉर्म्स किए, उसमें हमने धीरे धीरे इनको खत्म करने का प्रयास किया। हमने क्षेत्रों से कोटा खत्म किया, लाइसेंस राज को समाप्त करना शुरू किया, परमिट की जो व्यवस्था थी उसको कम से कम करना स्टार्ट किया। और 2014 में के बाद तो आप एक नीति देखने को आपको मिली थी,
2014 में एक सबसे बढ़िया नीति क्या आई थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था कि मुझे आप पर भरोसा है ना। एक सेल्फ, जो पहले क्या करते थे, कागजों पे आपको वेरीफाई करवाने के लिए किसी गजेटेड अधिकारी के पास जाना पड़ता था, उससे बोलो भैया साइन करके दो कि मैं फला फला हूँ, मैं विकास हूँ, मैं जीवित हूँ। वो कौन प्रूव करके देता था? वो ऑथराइज करता था कोई गजेटेड अधिकारी, समझ गए। सिग्नेट साइन करके आपको दिया करता था। तो उन्होंने बोला कि भैया आपको किसी को अटेस्टेड कराने की जरूरत नहीं है, आप सेल्फ अटेस्टेड करो और अपने साइन करो और कागज जमा करा दो। ये जो आप प्रशासनिक प्रतिबंध की बात कर रहे हो वो इसी के अंतर्गत आया करते थे। ऐसी चीजों को सरल किया गया। आपको कोई नया धंधा स्टार्ट करना है, आपको कागज जमा कराने, समझ गए, तो कागजों की इतनी भारी फहरिस्त थी और उसमें इतने ऑब्स्टेकल्स थे कि आप बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया करते थे। जो आज हम ईज ऑफ डूइंग में हमारी रैंकिंग सुधरी है, उन सब के पीछे यही कारण है। कोटा को समाप्त करना, लाइसेंस को, प्रतिबंधों को समाप्त करना, परमिट राज को समाप्त करना, समझ गए। चलें आगे। 1991 से 2014 का काल देख लिया आपने, दोनों आपने बैरियर्स देखे। अच्छा, एक इकोनॉमिक बैरियर के बारे में आपको छोटी सी बात और बता दूं। देखो, ये जो आपके इकोनॉमिक बैरियर हैं, आर्थिक प्रतिबंध, इनको भी एक चीज समझो आप, ये दो प्रकार के सामान्यतः देखने को मिलते हैं। क्या? ऑडियो चैट। आयुषी परेशान मत हो, इसको तुम बाद में देख लेना, यूट्यूब पे देख लेना, ऐप पर देख लेना, आराम से नीचे जाओ और कुछ पढ़ लो। उसके बाद जब ये यूट्यूब पर आ जाए या अन्य अपने ऐप पर आ जाए तो तब देख लेना, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर? हमने दो तरह के आर्थिक प्रतिबंध या आर्थिक बाधाएं देखी थी। ये दो बाधाएं कौन सी थी? देखो कैसे आप किसी व्यापार में बाधा उत्पन्न कर सकते हो। एक तो आप बाधा उत्पन्न कर सकते हो टैक्स लगा के, ठीक है। एक आप नॉन टैक्स बैरियर कर सकते हो। तो हमने देखा, एक तो थे दोस्तों टैक्स की बाधाएं और एक बाधाएं थी नॉन टैक्स की बाधाएं। टैक्स की बाधाएं जो थी, इसके अंतर्गत क्या था, जैसे कि आपकी कस्टम ड्यूटी है, ठीक है, और आपके यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी है, ये आपके बहुत ज़्यादा थी। तो इन्होंने क्या किया भैया, आपके एक इम्पोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी को खत्म कर दिया, कस्टम और एक्साइज कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया। ये सारे काम किसके अंतर्गत हुए थे? रिफॉर्म के अंतर्गत हुए थे। ये एक प्रकार था आपके यहाँ पर आर्थिक रूप से बाधा उत्पन्न करने का। एक दूसरा था नॉन टैक्स वाला, गैर कर। और ये जो गैर टैक्स में जो बाधाएं थी वो यही थी, QLP, कोटा, लाइसेंस और परमिट राज, समझ गए। चले आगे। देखो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हर जगह तुम्हें काम देने वाली है। क्लियर है? आगे चले हिना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, अच्छा हम तो 91 से 2014 ही पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसमें कुछ चेंजेस हुए थे, बड़े शानदार चेंज जिनको माना जाता है। एक चेंज हुआ था मीगा करके। मीगा एक एजेंसी है। मीगा एजेंसी का फुल फॉर्म बताओगे मुझे? मीगा एजेंसी की फुल फॉर्म, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, किस सन में ये स्थापित हुई थी? मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। मल्टीलेटरल मतलब बहुपक्षीय इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ठीक है। निवेश में आपको क्या देते थे? गारंटी मिलती थी। ये क्या थी? ये जो एजेंसी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में है। अच्छा, इसके 181 के आसपास सदस्य हैं, इसको चेक कर लेना। और कोई इसका जो अभी अध्यक्ष है वो होशिका माटाटो ऐसे करके एक बार वो भी चेक कर लेना। हेडक्वार्टर तो वॉशिंगटन डीसी, ये तो क्लियर है, समझ गए। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी ये क्या करता है? ये देखो 1988 में बना था और भारत ने इसमें साइन किया था 88 ना 93 में आई थिंक साइन किया था इसने।
सिग्नेटरी भारत 1993 होना चाहिए, समझ गए। अच्छा, भारत ने हस्ताक्षर कर दिया तो क्या प्रभाव पड़ गया उसका? उसका ये प्रभाव पड़ गया कि इन्होंने ये बोला था, ये मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी के जो सदस्य देश हैं ये कहा करते थे कि भैया आप, यदि आप हमारे मीगा की सिग्नेटरी बन गए तो एक तो आप ये नहीं कर सकते नेशनलाइजेशन वगैरह, है ना, मतलब कि अन्य देशों को व्यापार करने के लिए आपके देश में गारंटी प्रोवाइड कराता था कि आप जाइए वहाँ पे व्यापार कीजिए, इस प्रकार के प्रतिबंध, कोटा, लाइसेंस, परमिट, राज जैसे प्रतिबंध वहाँ पे नहीं रहेंगे, आप चिंता करो। राष्ट्रीयकरण कर, आप जब चाहते मुंह उठा के राष्ट्रीयकरण कर देते थे। इन चीज़ों पे सिग्नेटरी होने के बाद आप पे अंकुश लग गया, और जैसे ही मीगा पे हम सिग्नेटरी हुए, विश्व में एक मैसेज गया कि भारत में अब जो कुछ शंकाएं अन्य देशों के पास थी कि भैया वहाँ जाएंगे तो नेशनलाइज कर सकते हैं, कोटा, लाइसेंस, परमिट, राज था लेकिन वो कम होना शुरू हो गया था, उन समस्याओं को कम हो जाएगी और क्या होगा, 93 के बाद आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसी छवि भारत की बनने लग गई थी। क्लियर, समझ गए? देखो, यदि आपके पास प्रश्न आ जाता है 1991 के बाद जो चेंजेस हुए थे उसके बाद भी एकदम से फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा, तो ये इसका विषय ध्यान रखना, ये मीगा लिख के आना। इसके पीछे कारण यही था, देखो कोटा, लाइसेंस, परमिट राज को तो आपने समाप्त कर दिया था, लेकिन राष्ट्रीयकरण की समस्या हमारे देश में बनी हुई थी, और राष्ट्रीयकरण की समस्या को समाप्त करने के लिए, अन्य देशों में विश्वास पैदा करने के लिए 1993 में हमने क्या कर दिया था, एज ए सिग्नेटरी बन गए थे मीगा की। क्लियर, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान कर लो, जैसे ही मीगा बना था ना तो दो इंस्टीट्यूट बनाए थे हमने, एक तो FIPB और एक DIPP। FIPB और DIPP। FIPB की फुल फॉर्म बता सकते हो आप मुझे? FIPB की फुल फॉर्म बता सकते हो? अरे भैया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड था ये। DIPP की फुल फॉर्म बता दो चलो। DIPP तो मैंने आपको बहुत बताया भाई, DIPP डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन था, ठीक है ना, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन था। अच्छा, ये किसके अंतर्गत आता है? ये DIPP किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? ये DIPP विक्की बताओ चलो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत? ये सारी चीजें अपन ने कई बार देखी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, समझ गए। मीगा पे सिग्नेटरी करने के बाद हमने एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड बनाया, और हमने DIPP बनाया जिसमें डिपार्टमेंट बनाया किसके अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत, जिसमें पॉलिसी और प्रमोशन हम किया करते थे। क्लियर, क्लियर विक्की, हिना, प्रतीक, अभिषेक। अच्छा, बाद में क्या हुआ था, जब हमने DIPP बना दिया था ना, सबको DIPP में डिपार्टमेंट को हैंडल करने के लिए हमने दे दिया था, समझ गए। मतलब क्या था भैया कि आपको इन डिपार्टमेंटों के अंतर्गत, प्रमोशन बोर्ड के अंतर्गत, कि अगर जैसे विकास हूँ मैं अमेरिका का हूँ, मैं जॉन हूँ मान लो, मेरे को भारत में इन्वेस्टमेंट करना है, और इन्वेस्टमेंट करना है मुझे 1200 करोड़ रुपए तक का, क्या 1200 करोड़ रुपए तक का। तो ये जो FIPP था ना, ये इसका निर्णय लिया करता था, 1200 करोड़ रुपए तक के इन्वेस्टमेंट का निर्णय ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड किया करता था, और निर्णय होने के बाद क्या सहूलियतें दी जानी चाहिए उस इंडस्ट्री को, उसके लिए भी आपको रास्ता FIPB के द्वारा मिला करता था। क्लियर। और FIPB को भी हाल ही में 2017 में इसको समाप्त कर दिया, अब सबको DIPP के अंतर्गत हो रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, ठीक है। और यही वो दौर था, कौन सा, यही वो दौर था 2014 तक का, जिसमें हमने सभी माध्यमों को खोलना स्टार्ट कर दिया था। विदेश में आप देखते ना कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट में हमने स्टार्ट किया कि भैया रेशो बढ़ाना स्टार्ट किया, समझिए शेयर होल्डिंग बढ़ानी स्टार्ट करी, तो यही वो दौर था जिसमें हमने शेयर होल्डिंग बढ़ानी स्टार्ट की। क्लियर। 2014 के आगे चलें, 2014 से टिल डेट की बात करेंगे। देखो, अगर 2014 टिल डेट की अगर पॉलिसीज़ की हम बात करेंगे तो कई पॉलिसीज आ जाएंगी, उसमें पूरा एक दिन अपन को चाहिए, लेकिन इनिशियली थोड़ी सी हम बात करेंगे जिससे आपको ध्यान आ जाएगा कि क्या क्या चेंजेस होने स्टार्ट हुए। चलो ये भी देख लेते हैं।
इस यात्रा में 2014 तक हम पहुंचे हैं आज़ादी के बाद से, यहाँ तक कोई आपको समस्या? आयुष जी तुम रुके हुए हो अभी तक, इसमें कोई समस्या नहीं? चलो बहुत बढ़िया। देखो भारत की जो वर्तमान की नीति है ना वो यही है, और इसमें आप जानते हैं जैसे ही नई सरकार आई थी एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था मेक इन इंडिया करके। ये बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए था, फॉरेन पॉलिसी। बेसिकली आप अगर आईआर की भी बात करोगे ना और फॉरेन पॉलिसी से रिगार्डिंग भारत की बात करोगे तो उसमें एमआई मेक इन इंडिया आपको लिखना ही पड़ेगा। क्लियर? और कोई इशू? विक्की, हीना, रंजीत हुआ, ये तुम सब तो बड़े शांत बैठे हो। प्रतीक भी आज बहुत शांत है, अच्छा बढ़िया से पढ़ रहा है, ठीक है। देखो मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम था ना, इसी ने आधार बनाया था हमारे फॉरेन पॉलिसी का। कब? 2014 के बाद में। और यही वो पॉलिसी थी जिसके अंतर्गत हमने, हाँ कुछ पूछना चाह रहे थे क्या? ठीक है। देखो हमने क्या बोला था, प्रधानमंत्री ने बोला था जीरो इफेक्ट एंड जीरो डिफेक्ट पॉलिसी बनाई थी। जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट पॉलिसी बनाई थी, समझ रहे हो? इसमें इन्होंने बोला था कि भैया हमें क्या करना पड़ेगा, 3 एस की बात और करी थी इसमें। आप सब ये देखो, ये मैं कीवर्ड दे रहा हूँ ना, ये प्री के लिए भी महत्वपूर्ण है। 3 एस कौन से कहे थे इस समय? एक तो कहा था आपसे स्केल, और 2 एस कौन से कहे थे आपके मेक इन इंडिया में? मुझे ये और बता दो कि हमें प्रोडक्शन में स्केल करना है और स्किल डेवलपमेंट, और तीसरा क्या बोला था? विक्की सिंह स्किल, बहुत सुंदर। तीसरा में बोला था स्पीड। स्केल बढ़ाओ, स्किल लेके आओ मेक इन इंडिया के अंतर्गत। हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, हमारे उत्पादन की स्पीड, मतलब डिजिटल क्रांति करनी पड़ेगी। ये डिजिटल इंडिया बनाने का जो काम था ना, वो स्पीड यही था कि मुझे अब आपको पढ़ाना है, मेरे यहाँ पे इंटरनेट की स्पीड कम हो जाती है तो क्या होता है, मेरी स्किल एकदम से कम हो जाती है, और इफेक्ट किस पे करता है? सीधे हमारे प्रोडक्शन पे पड़ता है। तो बोला कि पूरे गांव पंचायत तक ऑप्टिकल फाइबर लेके जानी है। ये सारा स्पीड डिजिटल इंडिया की बात कर रहे थे हम, वो इसी के अंतर्गत कर रहे थे। देखो जो भी पॉलिसीज बनी थी ना, इन 3 के अंतर्गत ही बनी थी। कैसे स्केल को बढ़ाना है, कैसे स्पीड को बढ़ाना है, और कैसे स्किल को बढ़ाना है, इन्हीं के अंतर्गत फिर क्या, जैसे आप जैसे ब्यूरोक्रेट ऊपर पहुंचे और उन्होंने नीतियां बनानी स्टार्ट करी। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया के बारे में बात कर लें। मेक इन इंडिया के लिए मैं आपको कुछ बिंदु बोलता हूं, उन बिंदु को आप एक बार सुनना, तो उससे क्या आपको काफी विषय ध्यान में आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? कोई इशू? देखो सबसे पहला मेक इन इंडिया के अंतर्गत क्या किया गया, सबसे पहले हमने बोला भैया कर का जो स्ट्रक्चर है, कर का जो ढांचा है उसको सरल बनाया। जीएसटी आपको देखने को मिली, ठीक है ना? और एक हम मैट लिया करते थे, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, विदेशियों के ऊपर, विदेशी कंपनियों पर मैट को भी हटा दिया। क्लियर? अच्छा, और उस समय आपको कई चीज़ें देखने को मिली। स्टार्टअप के बारे में आपको सुनने को बोला कि आप अगर विकास जी कोई आप स्टार्टअप लेके आते हो, कोई नवीन विचार लेके आते हो, तो हम आपको 7 वर्ष के लिए छूट दे देंगे टैक्स वगैरह में। स्टार्टअप आपको सुनने को मिला, डिजिटल इंडिया आपको देखने को मिला, स्किल के कई प्रोग्राम्स आपको देखने को मिले। ये सारे किसके अंतर्गत होते हैं? मेक इन इंडिया की आप विशेषताएं भी बोल सकते हैं, ठीक है? अच्छा, ये जितनी भी बातें हैं ना मेरे दोस्तों, इसके पीछे ऐसी संभावनाएं क्या थी कि हमारा देश इतना ठोक बजा के बोल रहा था कि भैया हमारी बहुत संभावना है हमारे देश में प्रोग्रेस करने की, इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की, इकोनॉमी को रिफॉर्म करने की। देखो उसके पीछे 3 ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, ऐसे ही हमारे देश को ये 3 वरदान मिले हुए, वरदान हैं। ये ट्रिपल डी मुझे बताओ, बड़ा आनंद आ जाएगा यदि आप मुझे बताएंगे तो। देखो एक है डिमांड, एक है डेमोक्रेसी, और एक डी है हमारा डेमोग्राफी। ये 3 ऐसी पॉजिटिव चीज हैं जिनसे पूरा देश, पूरा विश्व हमारे को देख रहा है।
सब जगह स्थिति बिगड़ रही है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को पूरे चहुं और विश्व में पूजा जा रहा है। उसके पीछे कारण है 3D है, डिमांड, डेमोक्रेसी और डेमोग्राफी। डिमांड से मेरा क्या तात्पर्य, मांग, हमारे देश में जो मांग है भैया प्रोडक्ट की वो जबरदस्त है। हाँ, इतनी मंदी होने के बावजूद भी कोरोना काल में आपने देखा भारत में लास्ट 4 महीनों में ऑटोमोबाइल सेक्टर ने जबरदस्त गाड़ियां बेची हैं। 2018 का रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने, इतनी गाड़ियां बेची हैं कोरोना काल के बाद में। ठीक है, सभी गाड़ियों ने अपने दाम घटाने की जगह बढ़ाए हैं। वो क्या डिपेंड करता है, डिमांड को बता रहा है। समझ गए? डिमांड से मेरा तात्पर्य कि हमारे यहाँ पे 38 करोड़ तो सीधे सीधे क्या हैं, कंज्यूमर हैं। डेमोक्रेसी, विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी क्या, भारत है। कितने वोटर होंगे, ये भी अपने 30-31 करोड़ तो वोटर हैं हमारे यहाँ पे। समझ गए? तीसरा, डेमोग्राफी, पॉपुलेशन कितनी है, करीबन 132 करोड़। ये 3D है जिनकी वजह से हमारी जो भारत देश है उसकी इकोनॉमिक ताकत के रूप में विश्व में पहचान बन रही है। वो यही है, डिमांड, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी। क्लियर? ठीक है। अच्छा, एक है ना 5T भी बोला था नरेंद्र मोदी जी ने। ये एक्रोनिम बनाने में बड़े माहिर थे वो, ऐसे वगैरह में डाल देना, बड़े आनंद आ जाएंगे आपको भी। 5T भी था, ये मेक इन इंडिया की पार्ट है। SSS हुआ, DDD हुआ, 5T हुआ। आपको कभी भी पॉजिटिव एस्पेक्ट बताने हो ना इकोनॉमी में या पॉलिटी में, तो इनको यूज में ले सकते हो आप। 5T भी बताया था नरेंद्र मोदी जी ने। मुझे 5T बता सकते हो क्या आप? जैसे SSS है, DDD है, TTT है, ये 5T और बता दो। आज ये लास्ट 5T, यही अपनी क्लास समाप्त करेंगे। FDI तक पहुंचे ही नहीं, मुझसे शॉर्टकट होता ही नहीं, पता नहीं क्या चक्कर है, क्लास मेरी लंबी हो जाती है। ST दिल्ली नहीं 5T को भी हमने एक शक्ति के रूप में प्रदर्शित किया था। यहाँ क्या ट्रेन लाइन है, रावत भाटा जो पावर प्लांट है उसके लिए कोयले की ट्रेन जाती है, फिर ट्रेन की आवाज आ रही है। 5T बताओ विक्की, हिना, 5T में से चलो एक बता दो जो हमारे भारत की शक्ति के रूप में प्रदर्शित होता है। देखो मैं आपको हिंट देना स्टार्ट करता हूं। सबसे बड़ा तो हमारे भारत का ट्रेडिशन, ठीक है। और बताओ, अगला 2 बताओ। टैलेंट, विक्की बहुत सुंदर टैलेंट। 2 और बता दो तो मजा आ जाए। देखो और सोचो हमारे भारत में और क्या ऐसी खूबसूरती है और जो एक बहुत बड़ा मार्केट कवर कर सकती है। विक्की चलो मैं बताता हूं, टूरिज्म, ट्रेडिशन हो गया, टैलेंट हो गया, टूरिज्म हो गया, 2 और बता दो। ट्रेड, और एक और क्षेत्र है टेक्नोलॉजी। ये हमारे भारत के लिए शक्ति का रूप माना जा रहा है इनको, कि भैया अगर मेक इन इंडिया हो गया या विश्व में भारत की स्थिति मजबूत होगी तो उनके लिए 5T भी एक फैक्टर है। ट्रेडिशन, टैलेंट, टूरिज्म, ट्रैवल और आपका टेक्नोलॉजी। क्लियर? अच्छा, ये लाइव सेशन बोर्ड का ठीक रहा क्या? चलने दें ऐसे? ट्रेड, हाँ आयुषी ट्रेड, बहुत बढ़िया। और चिंता मत करना, जिन भी विद्यार्थियों को समस्या आ रही थी, नेट वेट की दिक्कत हो, तो कोई परेशान मत हो ना, इसको अपन यूट्यूब पे भी डालेंगे और ऐप पर तो रहेगा ही रहेगा, तो ऐप पर भी देख लेना, ठीक है। एक तो आई कांटेक्ट बनाना भी सीखना पड़ेगा। चलो बढ़िया बढ़िया। और क्या होता है, मैं नीचे देखता हूँ कमेंट्स के लिए, फिर मुझे बताया गया था कि आपको कैमरे में देख के बोलना है साहब। अब तुम्हारे कमेंट देखता हूँ या कैमरे में देखता हूँ तो सामंजस्य बिठाने में थोड़ी सी कमी आती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि। कल मिलेंगे, कल नहीं परसों मिलेंगे। अल्टरनेटिव डे क्लासेस रहेंगी अपनी, है ना। परसों हमारा FDI और FIA को कंप्लीट कर लेंगे
और उसके बाद हम इंस्टीट्यूशंस पे आ जाएंगे। वर्ल्ड बैंक हुआ, IMF हुआ, WTO हुआ, उनको हम समझेंगे और उनको भी कैसे लेके चलेंगे, उनका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को लेते हुए चलेंगे कि हमारी रटने की समझ ना बने, किसी भी सब्जेक्ट की हमारी उसकी मूल समझ पनपनी शुरू हो कि भैया ये पौधा आया कहाँ से। एक बार वो समझ गए ना तो आप हर चीज़ का रिलेशन बनाना सीख जाओगे। जैसे हमने अभी इवेंट सीखे अपनी FDI पॉलिसी के लिए। देखो जैसे ही हम इंस्टीट्यूशंस पढ़ लेंगे तो लास्ट में हम हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी देखेंगे, वर्तमान की पॉलिसी भी देखेंगे जो आई हुई है, क्या हमने टारगेट ले रखे हैं वो भी हम देखेंगे। और वो एक्सपोर्ट पॉलिसी की भी हम फेजेस देखेंगे, 4-5 फेजेस देख लोगे ना आप तो आपको ध्यान में आ जाएगा भैया हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसी वर्तमान में ऐसी क्यों है और क्या उसमें चेंजेस होने चाहिए, ये चीज़ें भी आप सीख जाओगे। चलिए आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए। और सभी दोस्तों से आग्रह है कि एक तो लाइक वाइक तो आप कर ही देते हो, शेयर भी कर देना। चलिए, और किसी को कोई भी शंका हो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, ऐप डाउनलोड कर लेना अभ्युदय IAS। और किसी भी प्रकार की शंका मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजोगे तो मैं आपसे बात कर लूँगा, तो दूर हो जाएगी आपकी शंकाएँ। चलिए, शुभ रात्रि।